हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100। होपफुली आप लोग सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे हो। तो आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा इस सेशन में कि आप लोगों को IBPS PO का फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों पे टिक करना है, किन किन बातों पे अनटिक करना है। ठीक है, कहाँ पे यस क्लिक करना है, कहाँ पे नो क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त उनका साइज क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एक भी मिनट के लिए आगे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, एक मिनट के लिए भी इस वीडियो को बंद मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है IBPS PO का फॉर्म कैसे भरा जाना है। ठीक है, आप लोगों को अगर छोटी सी भी आप लोगों ने गलती कर दी IBPS PO का फॉर्म भरते वक्त, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप लोगों का IBPS PO का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो गलती से आप लोग एग्जाम देने भी चले गए तो डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग रह जाएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन आपका इंटरव्यू के टाइम पे होगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से सीखिए। मैंने आप लोगों को अपना फॉर्म भर के दिखाया है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल HG100 को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को डेली बेसिस पर मिलती रहे। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे, आपको लगे कि सर ने सही में स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करें। जैसे मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं, आप उन बच्चों की मदद। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के एक मोटिवेशनल लाइंस के साथ। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन, पूरी दुनिया बदल। क्या बात है। लर्नर्स, टीचर, आपका स्टडी मटेरियल और आपका मेन औजार पेन, आपका मेन वेपन, ये चार चीजें अगर आप लोगों के साथ हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते, फ्यूचर बदल सकते। पढ़ने वाले लर्नर्स, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, एक एजुकेटर, स्टडी मटेरियल और आप लोगों का मेन वेपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चे, कैसे आप लोगों को IBPS PO का फॉर्म भरना है, तो पहले थोड़ा सा आप लोग गाइडलाइंस देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा अपना। तो क्या क्या चीजें आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखनी है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म की जो डेट है वो 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। ठीक है, इसी में आपको फॉर्म भी भरना है इन डेट्स के इन बिटवीन, और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को स्कैन कर लेना जैसे ही आप फॉर्म फिल करने जाएंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने फोटोग्राफ को अपने पास रखिएगा स्कैन करके, सिग्नेचर अपने पास रखिएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और आप लोगों को सेल्फ हैंड डिक्लेरेशन। ठीक है ना, सेल्फ हैंड डिक्लेरेशन भी आप लोगों के पास होना चाहिए। क्या डायमेंशन होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, चलते हैं उस पर। ये देखिए, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भी आप लोगों के पास होना चाहिए। चार चीजें आपको रखनी है। ठीक है, एक बारी मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक है, आप लोगों को फोटोग्राफ अपने पास रखनी है स्कैन करके, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये चार चीजें जब फॉर्म फिल करने वाले होंगे तो इन चार चीजों को रेडी रखना है। इन चार चीजों का डायमेंशन क्या होगा, इनका साइज क्या होगा, वो सब चीजें अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिग्नेचर आप लोगों के कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर आप लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे आप लोग करते आ रहे हैं। सिग्नेचर रनिंग लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर में मत करना। लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन। ठीक है ना, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लेफ्ट थंब में आपका इंक लगी है, कहीं पर नहीं लगी, वो आप लोगों का फिर गलत हो जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ये है, यहाँ से यहाँ तक। ये फॉर्मेट आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई, यहाँ पर आप लोगों का नाम आ जाएगा, जैसे मेरा नाम आई हिमांशु गुप्ता। उसके बाद यही सारी लाइंस में रिपीट कर दूं।
ठीक है? ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों का कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों का हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म, ठीक है? नॉट बी इन कैपिटल लेटर, ध्यान रखिएगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग व्हाइट पेज पर लिखेंगे, ठीक है? और ब्लैक इंक यूज़ करेंगे, ब्लैक इंक, ठीक है? सिग्नेचर भी आप लोग व्हाइट पेज पर करेंगे और ब्लैक इंक से सिग्नेचर करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये। ठीक है? आगे चलते हैं। आप लोगों की एप्लीकेशन फीस ये रही। ऑनलाइन पेमेंट होगी, कोई ऑफलाइन पेमेंट नहीं है। आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट में क्या-क्या मोड मिलेंगे वो भी मैंने आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा रखा है। फीस आप लोगों की ये है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए बस 175 किसके लिए? एससी, एसटी और ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को प्रोसीजर सारा समझाया गया। आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट ivps.in पे जाना है। वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस तरीके से लिख कर आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीआरपी पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी सीआरपी पीओ एमटी 12 करके। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आएगा, उस पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। मैंने अभी बता रखा है वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। ठीक है? चलते हैं आगे। मोड ऑफ पेमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है। गाइडलाइंस बता देता हूँ आप लोगों को, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कैसे स्कैन करना है, एवरीथिंग। फोटोग्राफ का साइज ये होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटी, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। ठीक है, ये साइज आप लोग मेंटेन करके रखना, जिसको हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो कहते हैं। ठीक है, पासपोर्ट साइज यही होता है। ठीक है, आप लोगों का जो फ़ोटोग्राफ है वो आप लोगों का कलर पिक्चर होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में मत खिंचवाइएगा। और जो भी ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लोग क्लिक करवाएँगे, इसकी कम से कम 20 कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। प्री एग्ज़ाम्स में देना पड़ेगा, मेंस में देना पड़ेगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर देना पड़ेगा, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव के टाइम पर देना पड़ेगा, इंटरव्यू के टाइम पे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उस टाइम देना पड़ेगा, जब जॉइनिंग होती है तो उस टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम 20 कॉपी रखना, यही फ़ोटो आप लोगों की कंटिन्यू चलेगी। ये नहीं आज आपने ये फ़ोटो खिंचवाई है, कल आपने कुछ दूसरी खिंचवा ली, ऐसा नहीं है। जो फ़ोटो क्लिक कराएँगे उसकी कम से कम 20 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बैकग्राउंड आप लोगों का व्हाइट होना चाहिए या लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बिल्कुल आप सीधा देख रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है? बिल्कुल जैसे डेली रहते हैं, ठीक है? बिल्कुल एकदम प्रोफ़ेशनल फ़ोटो क्लिक करना, चाहे शर्ट में या टी-शर्ट में, व्हाटएवर यू वांट। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बिल्कुल कोट पैंट पहन के ही फ़ोटो खिंचवाएँगे सर जी हम, ऐसा नहीं है। ठीक है? बस कलर पिक्चर होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। फ़ोटो पे कोई शैडो नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड में कोई शैडो नहीं आनी चाहिए। प्रोफ़ेशनल कैमरे से ही क्लिक करवाइएगा, चाहे स्टूडियो में जाके क्लिक करवा लेना। आगे चलते हैं, फ़ोटोग्राफ की इमेज मैंने आप लोगों को बता दी है। रेड आई नहीं आना चाहिए आप लोगों का, काफ़ी होता है ना फ़ोटो क्लिक करते हैं रेड आई आ जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफ़ेशनल कैमरे से क्लिक करवाइएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? कुछ भी आप लोगों ने हाथ में नहीं पहना हो, गले में नहीं पहना हो, कोई कैप नहीं होनी चाहिए, कोई डार्क ग्लासेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मेरे ऐसे स्पेक्स लगे, तो स्पेक्स के साथ ही फ़ोटो खिंचवाइएगा। स्पेक्स में कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, आइज़ रेड नहीं आनी चाहिए, बाल बिल्कुल डिसेंट होने चाहिए अगर हैं तो। अगर नहीं है बाल तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कैप मत वियर करिएगा। ठीक है ना? आपका फेस किसी भी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ होती है ना, "ओहो! धूप गिर रही थी जी, हमने तो चुन्नियाँ लपेट ली।" कुछ नहीं होना चाहिए। गले में कुछ रिलीजियस नहीं होना चाहिए, हाथ में नहीं होना चाहिए अगर आपका हाथ भी आ रहा है तो। डायमेंशन आपको ये रखना है, बता दीजिएगा आप लोग जिस भी प्रोफ़ेशनल स्टूडियो में खिंचवा रहे होंगे कि भैया डायमेंशन ये रखी हो, ठीक है? कौन-सा डायमेंशन? इतना पिक्सल, ठीक है? साइज़ जो आपका फ़ाइल का होगा उसको कह दीजिएगा इसी साइज़ में आपको दें। 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना, ठीक है? और जब आप फ़ोटो क्लिक कर लेगा, तो उसी फ़ोटो को आप लोग एक सॉफ्ट कॉपी भी मँगा लेना। हार्ड कॉपी तो आपको देगा ही 20 हार्ड कॉपी तो आप लोगों ले ही लेना कम से कम। 16 भी देता है तो चलेगा, इससे कम नहीं, ठीक है? हार्ड कॉपी ले लेना, उससे कह देना भैया मेरे को मेल कर दे सॉफ्ट कॉपी में। उस सॉफ्ट कॉपी को उसको स्कैन करवा लेना, ठीक है? अगर वो स्कैन करके नहीं देता है, तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कैम स्कैनर डाउनलोड कर लो, कैम स्कैनर,
या और भी स्कैनर की आती हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन, तो आपको वो जो सॉफ्ट कॉपी भेजेगा उसको स्कैन कर लेना, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ यही रखना 20 से 50 पिक्सल यही रखना और ये पासपोर्ट साइज़ होता है। आगे चलते हैं, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का देख लो। ठीक है ना? आप लोगों का जो साइन होगा व्हाइट पेपर, ब्लैक इंक पेन बता ही दिया है। डायमेंशन यही रखना सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना? ये सॉफ्ट कॉपी का डायमेंशन आप लोग इतना ही रखना मतलब सिग्नेचर जो है, जैसे अगर मैं अपना सिग्नेचर करूँ लाइक दिस वन, तो ये इसी डायमेंशन में आ जाए। ये नहीं बिल्कुल कतई, समझ रहे हो ना? बिल्कुल बावड़े मत हो जाना सिग्नेचर करने में, ओहो! ऑटोग्राफ चल रहा है। ये बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है। ठीक है? और आप लोगों का जो सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए वो इसके इन बिटवीन होना चाहिए, 10 केबी से कम ना हो और 20 केबी से ज़्यादा ना हो। ध्यान रखना नहीं तो अपलोड नहीं होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है? और जो फ़ाइल का टाइप होगा वो यही रखना जेपीजी या जेपीईजी में, जब आप लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे वो इसी में ही आएगा, ठीक है? नहीं तो जो जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है टेक्निकली या फ़ोटोग्राफ्स की वो आप लोगों को करके दे देंगे, चाहे आपका फ्रेंड्स हो या स्टूडियो वाले भी करके दे देंगे। ठीक है, पिक्सल यही रखिएगा, उनको बता दीजिएगा, ठीक है ना? किसका? ये बात हो रही है किसकी भई? थंब इम्प्रेशन की, ठीक है ना? ये जो आपका फ़ाइल टाइप है, ये आप लोगों का सिग्नेचर के लिए भी यही फ़ाइल टाइप रहेगा, जेपीजी, जेपीईजी और जो सॉफ्ट कॉपी आप अपने फ़ोटो की अपलोड करेंगे, उसका भी फ़ाइल फ़ॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है? डायमेंशन आप लोगों का थंब इम्प्रेशन का ये हो जाएगा और थंब इम्प्रेशन आप लोगों का 3-3 सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है? थंब इम्प्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक इंक के साथ। बिल्कुल कतई अंगूठा लगाओ इंक में और उसके बाद पेपर पे खत्म। 3 बाई 3 का ही आएगा। ठीक है? फाइल का साइज़ आपको इतना ही रखना है। 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना। आगे चलते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों का इंग्लिश में होना चाहिए। फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बिल्कुल कैपिटल लेटर आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे रखना है और ब्लैक इंक से लिखना है, ब्लैक पेन से। फाइल टाइप इसका भी यही रहेगा, पिक्सेल्स का ध्यान रखना और फाइल साइज़ आपका 50 केबी से कम और 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज़ आपका ये होना चाहिए, मतलब इस तरीके का फॉर्म। ठीक है? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपने हिसाब से मेज़र कर लेना, स्केल आप लोगों के पास होगा और उसी में हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखिएगा, ठीक है? और बाकी तो चीज़ें मैंने बता दी हैं, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं हो, ठीक है? ये पिक्सेल्स का साइज़ आप लोग अपना जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, वो करके दे देंगे आप, ठीक है? ये साइज़ भी वही करके दे देंगे, ये फ़ाइल टाइप भी वही सिलेक्ट कर ठीक है ना? वो प्रोफ़ेशनल कैमरे आप भी हो गए होंगे। लड़कियाँ, लड़के आजकल सेल्फ़ी इतनी लेते हैं, आप लोग भी प्रोफ़ेशनल हो। अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आप खुद से भी कर सकते ठीक है? तो चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप पे चलने वाला हूँ, कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मज़ा आएगा। मैं भी आज फ़ॉर्म भरूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फ़ॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है? और ट्रू कलर होने चाहिए मतलब कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो। ठीक है? बाकी सारी साइड मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने। देखिए, मैं यहाँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम लोग आईबीपीएस की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चल ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को ऊपर लिंक दिखेगा। यहाँ पर ये न्यू लिख कर आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं। फिर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट नेम जैसे मैं अपने लिए आपको फर्स्ट नेम कंफर्म करना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। मिडल नेम अगर आपका कुछ है तो, ठीक है? मिडल नेम को कंफर्म करना है, लास्ट नेम को हम लोग सरनेम कहते हैं, उसको कंफर्म करना है, ठीक है? ये हो गया। अब आप लोगों को नीचे देखो ये नाम भी शो हो रहा होगा हिमांशु गुप्ता पूरा, इसका मिडल नेम है वो मिडल नेम आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, कंफर्म कर दीजिए। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर।
ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप लोगों का कोई है, डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप फैमिली में किसी का भी डाल सकते हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन अगर नेटवर्क एरिया से बाहर रहता है या स्विच ऑफ रहता है और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भेजनी है आईबीपीएस के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज करना है, तो वो अल्टरनेट नंबर पे आ। ठीक है, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी वही डालिएगा जिसको आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? और ध्यान से डालिएगा, यही ईमेल आईडी पर आप लोगों का सारा काम होगा। आप लोगों का कॉल लेटर, आप लोगों का मेंस का कॉल लेटर, आप लोगों का इंटरव्यू की डिटेल्स, ठीक है? मेरिट लिस्ट में नाम आया है, नहीं आया, वो सब आप लोगों को अपडेट, जो बैंक्स आपको अलॉट होगा, उसकी अपडेट, सब कुछ इसी ईमेल आईडी पर होगा। तो ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, ठीक है? जिसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है? ऊपर जैसे डोमेन अलग था, तो यहाँ पर ऐसा ही है। नीचे सिक्योरिटी कोड है कि भई हम लोग रोबोट नहीं है, ठीक है? इसको आप लोग पर्पज़ को पूरा कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये कोड पढ़ने में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश करके कोड दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है? अब मैंने सारी डिटेल्स अपनी भर दी हैं। अब मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज़ इनकरेक्ट, नो चेंज एडिट, हाँ, ये आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। पॉपअप खुल के आएगा कि आपने जो सारा डेटा डाला है वो आप उसमें श्योर है ना? कुछ चेंज करना है तो कैंसल का बटन दबाएँ, अगर श्योर हैं तो ओके। ठीक है। अब यूर प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है मेरा, इसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसको सेव करके रखिएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड जो आप लोगों को दिख रहा है जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों के पास एंड तक होना चाहिए। जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको एग्ज़ाम में भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ध्यान से। ठीक है ना? और जब आप लोग ऑनलाइन फ़ीस वगैरह पे करेंगे, तब भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कहीं पे भी नोट करके सही जगह पे रख लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे माँगा है फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है? कितना स्पेस में होना चाहिए, मतलब क्या इसकी स्पेस है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। तो मैंने उसी कॉन्फ़िगरेशन को फ़ॉलो करते हुए फ़ोटोग्राफ अपनी में ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम में डाल रखी है, तो वहीं से ले लेते हैं। ये देखिए, मेरी फ़ोटोग्राफ 24 केबी की है, डायमेंशन वगैरह सब कुछ मैंने वही यूज़ करा है जो चीज़ गिवन थी, ठीक है। फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड इमेज और इनवैलिड एक्सटेंशन नॉट अलाउड टू अपलोड। यहाँ पे आ रहा है फ़ोटोग्राफ फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउ, ठीक है। ये फ़ोटोग्राफ में जो फ़ाइल नेम है उसमें स्पेस अलाउ नहीं होना चाहिए, इनवैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं होना, इनवैलिड एक्सटेंशन शुड नॉट अलाउ टू अपलोड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फ़ोटोग्राफ का फ़ाइल नेम मैंने रखा है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक बारी मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, तो मैंने जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करी थी उसमें फ़ाइल नेम स्पेस जो है दे रखा था, मैंने स्पेस गायब कर दिया है। अब मैं दोबारा से वो पिक अपलोड करता हूँ। ठीक है, देखिए अपलोड हो गई है फ़ोटो। तो मतलब कहाँ-कहाँ दिक्कत आती है? आपने फ़ोटो का जो नाम डाल रखा है उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। स्पेस मैंने दिया नहीं। पहले मैंने लिख रखा था फ़ोटोग्राफ स्पेस इमेज। अब मैंने उसको रीनेम करके क्या कर दिया, पीआईसी पिक लिख दिया। देखो अपलोड हो गया, ठीक है। आई कन्फर्म दैट देयर इज़ माई वैलिड फ़ोटो आल्सो एग्री टू अबव। अब ध्यान रखना, ये जो फ़ोटो आप लोग अपलोड करेंगे यही आप लोगों को कॉल लेटर जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे दिखाना होगा, तो यही फ़ोटो आप लोगों के पास होनी चाहिए। मेंस के जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको कॉल लेटर दिखाना होगा तो उसमें जो फ़ोटो अटैच करेंगे, जो एक्स्ट्रा फ़ोटो आपसे मँगवाई जाती है वहाँ पे भी यही फ़ोटो होनी चाहिए।
मतलब आप लोग जो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, वही आपका प्रीलिम्स, मेंस, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू के टाइम पर आप लोगों के पास यही फ़ोटो की एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए। तो मैंने कन्फर्म कर दिया, ठीक है। अब मेरे सिग्नेचर को माँग रहा है ये, तो सिग्नेचर भी मैंने अपने सिस्टम में डाल रखे हैं, ये रहे, ठीक है। ये सिग्नेचर अपलोड हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कर्सर कर ठीक है। सिग्नेचर जो है कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे भी मैंने कन्फर्म कर दिया, अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ़ोटो अपलोड हुई और सिग्नेचर अपलोड। आगे चलते हैं, अब आप लोगों से थर्ड में माँग रहा है डिटेल्स। कैटेगरी, मेरी कैटेगरी जैसे जनरल है, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। काफ़ी बच्चे कैटेगरी गलत लिख रहे हैं और उसके कारण मान लीजिए आपका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, डॉक्यूमेंटेशन में फेल तो आप फेल हैं। कैटेगरी ध्यान से रखिए और अगर आप किसी कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अप टू डेट। ये नहीं आज से 10 साल पहले मेरे पे ये डॉक्यूमेंट था अब भी चल जाएगा। तो ध्यान रखिए जो नोटिफ़िकेशन आई है उसमें कैटेगरी वालों का डॉक्यूमेंटेशन कैसे वेरीफ़ाई होगा उसमें अलग से कॉलम है, वो रीड कर लीजिए। अगर वहाँ पे आप रीड नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, जो स्टूडेंट रिज़र्व कैटेगरी से हैं कि कैसे-कैसे आपका डॉक्यूमेंट अप टू डेट होना। मैंने ओके कर दिया है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। आर यू अ पर्सन व्हेन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी वगैरह से नहीं हूँ, नो कर दिया। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये तो मेरे को करना ही नहीं है, जब मैंने नो कर दिया देखो ये बिल्कुल ब्लॉक आ रहा है। अगर मैं येस करता तो ये देखो सारी चीज़ें ओके आती। मैंने नो करा तो सब चीज़ें डिसेबल हो। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगली लाइन में लिखा है आर यू एज़ पर पीडब्ल्यूडी मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अगर आप लोग अ मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आप लोगों को तो येस करिएगा अदरवाइज़ नो, ठीक है? तो ये सारा जो आप लोगों को डाटा यहाँ पर दे रखा है। आर यू सफरिंग फ्रॉम किसी डिज़ीज़ से? सेरिब्रल पैल्सी होता है कि दिमाग में कोई चोट लगी हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये नो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये तब होता जब हम यहाँ पर अगर येस करते, कि हमें कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर ये येस होता। मतलब डिसेबिलिटी भी किस प्रकार की है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे येस करता तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की स्टार्ट हो जाती। मैं यहाँ से अगर जो भी चीज़ें पिक कर ठीक है ना? अगर मैंने यहाँ पे नो कर दिया है, तो अब ये सारा आगे देखो कोई भी क्लिक नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो ये सारा डिसेबिलिटी का दे रखा है, आपके हाथ में चोट लगी है, आप उससे अफ़ेक्टेड हैं तो येस लिखिए अदरवाइज़ नो। ये कब होगा जब आप ये ऊपर वाली डिसेबिलिटी मतलब 40% आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है या उससे अबव। छोटी-मोटी चोट में डिसेबिलिटी काउंट नहीं हो, ठीक है ना? उसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि आप किसी ठीक है, आप किसी स्क्राइब को लेकर जा रहे हैं मतलब जैसे आपकी डिसेबिलिटी है, आप पेपर खुद से नहीं कर सकते, तो आप साथ में किसी को लेकर जाते हैं, तो उसकी स्क्राइब की डिटेल्स आपको भेजनी पड़ती है, ठीक है? कैसे भेजते हैं, हम खुद से लेकर जाएँगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, ठीक है? वो अटेस्टेड होनी चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को नोटिफ़िकेशन में दे रखा है, ठीक है? जो भी स्क्राइब को लेकर जाए। फिर लिखा है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हू डाइड इन 1984 राइट्स। ये हुआ था ना जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर मतलब उसमें मरा था या कोई सिबलिंग या कोई बच्चा मतलब फैमिली मेंबर होना चाहिए तो आप यस लिखिएगा अदरवाइज नो। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस लिखिएगा अदरवाइज नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कितने टाइम से आप लोग वर्किंग में कितने वो मंथ्स की डिटेल आएगी, ठीक है? ये भी डिफेंस के लिए है, कब से आप लोग रिलीफ हैं अपनी डिफेंस सर्विस से, ठीक है? ये आप लोगों का एक्स सर्विसमैन के लिए है। रिलीजन आप लोगों का यहाँ पर पिक करना है आपको, जैसे मैं हिंदू हूँ, तो मैंने हिंदू पिक करा। डू यू बिलॉन्ग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो येस लिखिए अदरवाइज़ नो। क्या आप लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर इसमें अभी वर्क कर रहे हैं? अगर वर्क कर रहे हैं, तो येस लिखिए अदरवाइज़ नो। आपने इससे पहले कोई आईबीपीएस, पीओ का एग्ज़ाम दिया था? ऑनेस्टली बताना, इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोगों के अटेम्प्ट्स काउंट हो रहे हैं, नथिंग। ऑनेस्टली बताइए अगर आप लोगों ने कोई आईबीपीएस, पीओ का पहले एग्ज़ाम दिया है, तो येस लिखिए अदरवाइज़ नो। अगर मैं येस लिखता हूँ, हाँ भाई मैंने तो दिया है, तो आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए? तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स आ जाएँगे, जैसे मैंने 1 अटेम्प्ट दिया, तो कौन से वाला दिया है? जैसे ये 12 है,
जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ये सीआरपी पीओएमटी 12 है। तो मैंने मान लीजिए लास्ट वाला दिया था 11, तो मैंने 11 पे टिक। अगर मैंने कोई नहीं दिया तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, ये सब अपने आप हाइड हो जाएगा। ऑनेस्टली बताइएगा। उसके बाद आप लोगों का अगला आ गया नेशनैलिटी इंडियन। अगर आप इंडियन हैं तो ठीक है, अगर अदर्स हैं नेपालियन, तिब्बतन ये भी फॉर्म भर सकते हैं, तो अदर्स में जाइए। ठीक है। अच्छा, स्टेट क्या है आप लोगों का? यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। ये स्टेट कोड अपने आप आ जाए। जैसे ही आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, सेंटर आपको क्या चाहिए, तो मैंने जैसे पिक कर लिया दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है ना? आस-पास का ही सेंटर लीजिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। सेंटर ऑफ मेन एग्ज़ामिनेशन मेरे को दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है ना? जैसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर आ जाएगा। ये नहीं है आप स्टेट में कुछ भी डालो तो दिल्ली, न्यू दिल्ली आए। मैंने दिल्ली पिक करा, तो मेरे को प्रीलिम्स का और मेंस का जो सेंटर दिखाया, वो नियर अबाउट के दिखाने लगा। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी। ठीक है, एग्ज़ैक्टली सेम। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है कि आप क्या आईडी अपना लेकर जाएँगे प्रीलिम्स और मेंस में, वही सेम आईडी आपके पास होनी। जैसे मैं आधार कार्ड लेकर जाऊँगा, तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ नंबर आना चाहिए, तो आधार कार्ड का नंबर आप लोग डालेंगे। ठीक है ना? जितना डिटेल्स आप ऑनेस्टली डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप वोटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल दी। डेट ऑफ बर्थ मेरे से माँगी है, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है? अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट मत करना। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ ना कि मतलब किस तरीके से आपको भरना है, तो मैं कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। पर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत मत डालिएगा। मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है, तो मैंने 92 सिलेक्ट। ठीक है? तो जेंडर, जो भी आप लोगों का जेंडर है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे डाला था। देखूँ कॉपी हो रहा है क्या? कॉपी नहीं हो रहा। मैं यही सेम आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है? आधार कार्ड होना कंपल्सरी है, क्योंकि इन्होंने अलग से देखो ब्लॉक दे रखा है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, अपना बनवा लीजिएगा, जल्दी बन जाते हैं आधार कार्ड। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टार नहीं लगा रखा। जिन पे भी स्टार लगा हुआ है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं सर्कल में, जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, वो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। ठीक है? डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर? ट्विन ब्रदर। ठीक है? अगर नहीं है, तो नो कर दीजिए। जेंडर ऑफ ट्विन, अगर आप येस करते हैं, तो उनका जेंडर बताइए। नेम ऑफ द ट्विन, ट्विन हो गया मतलब जुड़वा। अगर जुड़वा है ना, तो गवर्नमेंट को थोड़ा-सा सतर्क होना पड़ जाता है। पता लगे पढ़ाई एक कर रहा है, एग्ज़ाम देने कोई दूसरा गया है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाती है इस पैरा में। तो आप ईमानदारी दिखाइए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? नेम ऑफ द ट्विन यहाँ पर आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस आप लोगों का क्या है? ट्विन का नहीं, ट्विन का बस ये 3 ब्लॉक्स थे। आपका क्या है? मैरिड है, अनमैरिड है? उसको पिक करिए। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये डिटेल इसलिए डालनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे आगे कंटिन्यू करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। ठीक है? यहाँ पे मदर नेम माँगा है, मदर नेम आ जाएगा। ठीक है? और स्पाउस नेम, अगर यहाँ पर आप मैरिड करते हैं, तो ये स्पाउस नेम वाला देखो एक्टिव हो गया। अगर आप अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, स्पाउस वाला डिसेबल हो। ठीक है? एड्रेस डालिए प्रॉपर तरीके से अपना, जो भी ब्लॉक है, जो भी फ्लोर है, ठीक है? जो भी नंबर है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है? प्रॉपर तरीके से एड्रेस डालिए। ये बहुत सारे ब्लॉक्स दे रखे हैं एड्रेस के लिए, प्रॉपर तरीके से। जो भी लैंडमार्क है, आप लैंडमार्क भी डाल सकते हैं। ठीक है? लैंडमार्क को कैसे डालेंगे? नियर करके, जो भी लैंडमार्क। ठीक है ना? एड्रेस प्रॉपर तरीके से डालिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वहीं आएँगे। डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं दिल्ली के न्यू दिल्ली से बिलॉन्ग कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। स्टेट मेरा दिल्ली ही रहेगा। ठीक है? पिन कोड आप लोगों को अच्छे से डालना है। मैंने पिन कोड भी डाल दिया। प्रॉपर एड्रेस की फ्रेमिंग आप लोगों की होनी चाहिए।
ठीक है? मैंने एड्रेस डाल यहाँ पे आप एड्रेस में स्लैश, डैश कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएँगे। यू कैन यूज़ स्पेस, आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो आपका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है मतलब परमानेंट आप कहीं रहते हैं, पर फिलहाल आप लोग पढ़ाई के लिए कहीं आए हुए हैं या अभी फिलहाल आप लोग रिलेटिव्स के यहाँ हैं या कहीं XYZ आप कहीं गए हुए हैं, आपके परिवार वालों की कहीं पोस्टिंग है, आप वहीं पर हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डालिए। मतलब ऊपर जो एड्रेस हो जाएगा नीचे जो एड्रेस हो जाएगा ये परमानेंट है, ऊपर जो एड्रेस होगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस समझ गए ना? मतलब फिलहाल आप लोग कहीं गए हुए हैं रिलेटिव के यहाँ या आप लोग कहीं पढ़ाई के पर्पज़ से कहीं अलग रह रहे हैं फैमिली से या आपके फैमिली की कहीं पोस्टिंग है, तो आप वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे आप लोगों का परमानेंट घर है, मतलब वहीं पर पूरा परिवार है, वही आप लोगों का परमानेंट, ठीक है? तो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, देखो सारा डेटा सेम नीचे। एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग मतलब आप लोगों का परमानेंट है। मतलब जीएसटी इनवॉइसिंग का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर जो अभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजे जा रहे हैं, ठीक है? वो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पे भेजे जा रहे हैं परमानेंट पे, तो अब मैंने परमानेंट सिलेक्ट, ठीक है? फीस मुझे दिखाने लग गया, जर्नल की फीस 850 है। ठीक है? ये फ़ीस मुझे दिखाने लग गया है 850। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये दिख रहा होगा आपको सर्कल में सेव एंड नेक्स्ट। मैंने सारा जो इन्फॉर्मेशन डाल दी है, वो सही से डाली है। एक बारी आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले एक बारी सारी इन्फॉर्मेशंस ये देख लीजिए, भरने के बाद कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशंस डाली है, सब सही है। जहाँ पे रेड लगा हुआ है, उन कॉलम्स को अच्छे से देख लेना क्योंकि वो कॉलम मैंडेटरी है। ठीक है ना? वो कॉलम मैंडेटरी है, उनको आपने सही से भरा है या नहीं भरा। ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो आप लोगों का अगला आ जाएगा क्या? क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज प्रेफ़रेंस, ठीक है? अब ये आ गया आपका क्वालिफ़िकेशन का। जैसे ग्रेजुएशन में मैंने जैसे बीटेक करा है, तो मैंने बीटेक का डाल दिया। उसमें स्ट्रीम क्या थी? मेरा इंजीनियरिंग, ठीक है? डेट ऑफ पासिंग आप लोग डाल दीजिएगा। अब मेरी जो पासिंग डेट है वो ये नहीं लेगा, तो मुझे कुछ अनदर डालना पड़ेगा, ठीक है? पर आपकी जो पासिंग डेट है वो एक्चुअल डालिएगा। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोगों का हो गया है, बस डिग्री आनी बाकी है, तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है? फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं, तो आप एग्रीगेट डाल सकते हैं। जो आपके बाकी सेमेस्टर्स के मार्क्स हैं, उसका उसी के अकॉर्डिंग आप एग्रीगेट मार्क्स डाल दीजिए। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो, ठीक है? तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं डे ऑफ पासिंग कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया मैं इसी साल लास्ट ईयर पास आउट हो गया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। 78 के बाद आपको परसेंटेज नहीं लगाना। 78 लिख दिया मतलब ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ठीक है? जो आपका 70% से ऊपर होता है वो फर्स्ट क्लास में रहता है, 70 से नीचे सेकंड क्लास में रहता है। ये इतना मैटर नहीं करता, ये इतना मैटर नहीं करता, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अपने अकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। डेट ऑफ पासिंग क्या होता है? काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है जो मैंने रैंडमली डाल दिया। 4 सितंबर 2021 मतलब जब आपकी डिग्री आपके हाथ में आती है वो डेट ऑफ पासिंग हो। अगर आपकी डिग्री अभी तक आप लोगों के हाथ में नहीं आई है, तो आपको पता लग जाएगा अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग कि डिग्री कब तक आती है। तो डेट कोई भी हो सकती है, ठीक है? मंथ और ईयर वही डालिएगा जब आपके सीनियर्स की डिग्री आई थी। मंथ और ईयर, ठीक है ना? मंथ और ईयर आपको वहाँ से मिल डेट ऑफ पासिंग। नहीं तो जब आप लोगों का फाइनल मार्कशीट आती है, जब आप लोगों की फाइनल मार्कशीट वो भी आप डेट ऑफ पासिंग में डेट ऑफ पासिंग माना जाता है। कई बारी क्या होता है, फाइनल मार्कशीट हम लोगों के पास आ गई है, पर डिग्री हम लोग लेते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई इश्यू नहीं। डिग्री में डेट वही आएगी जब आपकी फाइनल मार्कशीट आई हो। डेट ऑफ पासिंग आपकी डिग्री में वही रहती है। डिग्री आप कितने भी टाइम बाद ले लो अपना यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, वो मैटर नहीं करता। डिग्री में जो मंथ और ईयर जो लिखा होगा वो डेट ऑफ पासिंग ही। तो डेट ऑफ पासिंग अगर आपको नहीं पता, आप लोग अभी फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देकर आए हैं, तो डेट ऑफ पासिंग आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से डालिएगा डेट ऑफ पासिंग। डेट कुछ भी हो सकती है, मंथ और ईयर आपको वही डालना पड़ेगा।
पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डेटा डाल दीजिएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, आप कहीं वर्किंग है तो आप उसको डाल दीजिएगा। कोई अदर्स में आ जाएगा, कोई अनदर सर्टिफिकेट आप लोगों ने ले रखा है, तो आपको लगता है बैंकिंग में आपको ये प्रेफ़रेंस अच्छे से दे दें, तो आप अदर्स में वो भी चीज़ें डाल सकते हैं। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सीरीज़? बिल्कुल इसको येस करिएगा, ठीक है? अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो इसको येस करके चलिएगा, अगर नहीं भी है तो भी येस करिएगा। आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको सर्टिफ़िकेट ले रखा है या जैसे आपने स्कूल लाइफ़ में पढ़ा या कॉलेज लाइफ़ में पढ़ा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ में तो कंप्यूटर सब पढ़ते हैं, पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ दोनों में ही नहीं पढ़ा, तो आप लोग सर्टिफ़िकेट पे क्लिक कर लें। ये बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट होता है, ये आप लोग 2-3 महीने की भी कोचिंग लेंगे ना कहीं पर भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको सर्टिफ़िकेट बना के दे देगा। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की नॉलेज दे देगा वो आपको और आपको सर्टिफ़िकेट बना के देगा। येस ज़रूर करना, वो मत करिए, ठीक है? तो जैसे मैंने लिख दिया सर्टिफ़िकेट इन, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। सर्टिफ़िकेट में दिखा रहा है कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है? और हाई स्कूल वाले में दिखा रहा है आईटी एज़ अ सब्जेक्ट या कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा है तो कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है ना? आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप सर्टिफ़िकेट पे क्लिक कर रहे हैं तो देख लेना आपने सर्टिफ़िकेट में क्या है। आपने कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज सीख रखी है या कंप्यूटर के ऑपरेशन सीख रखी है या सीखने वाले हैं, वो देख लेना सिलेक्ट, ठीक है? मैंने कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट कि कई बच्चों का क्या होता है कॉलेज में आईटी होता है। आईटी एक सेक्टर होता है ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने कंप्यूटर में आईटी ले रखा होता है, तो आप लोग आईटी एज़ अ सब्जेक्ट पे क्लिक करें। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो इस वाले ब्लॉक में पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस की डिटेल आ जाएगी। वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छा इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर और एग्ज़ामिनेशन के ज़हन में। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप डालिए। पर वो आप लोगों का फाइनेंशियली या बैंकिंग नॉर्म्स से रिलेट होना चाहिए तो बेनिफिशियल। अब आप लोगों ने कॉल सेंटर में जॉब कर रखी है तो वो मत डालिएगा। आप समझ रहे हैं? तो आपको अगर कोई फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली आपने किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करा था, आप किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में थे या आपको बैंकिंग में ही आपने कोई वर्किंग एक्सपीरियंस ले रखा है, तो यू मस्ट गो विद दैट। अदर डिटेल्स में क्या है, चेक कर लेते हैं आप लोगों का फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग विल नॉट बी हेल्ड इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड, ठीक है। आर यू टेकिंग प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग? अगर आप लोग प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग उनके लिए होती है जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है ना? इनको जैसे थोड़ा-सा सिखाना पड़ता है कि आपने क्या-क्या काम करना है। अगर आप लोगों को नॉलेज है तो मान लो जैसे मैं एससी कैटेगरी से हूँ, ठीक है? शेड्यूल कास्ट मैं उस कैटेगरी से हूँ। तो मेरे को अगर लगता है कि मेरे को नॉलेज है, मेरे को प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए। मेरे को पता है एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, कैसे बैठना है, कैसे ऑप्शंस पिक करने हैं। ये सब चीज़ें मेरे को पता है, तब भी मैं नो पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है? पर अगर मेरे को प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग चाहिए तो वो सिर्फ़ एप्लीकेबल है एससी, एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों की, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, मेरे को नीड नहीं है, ठीक है? ये नो पे क्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा कोई बताएगा? क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी सिलेक्ट, ठीक है? अगर मैंने किसी रिज़र्व कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखा होता तो यहाँ पे ये ब्लॉक आता। इफ येस ये तो हो जाएगा ठीक है। वेदर द प ये क्या है आप लोगों का एनी कोर्ट एंड डिफेंस इसमें तो क्लिक आ रहा है। क्या है इसको पढ़ लेते हैं। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, ठीक है, यू हैव अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, अच्छा, आप लोगों को ऊपर कोई केस चल रहा है क्या? अगर कोई केस चल रहा है तो आप लोग येस करेंगे, अगर कोई केस नहीं चल रहा तो नो। यहाँ पे भी ईमानदारी दिखाना। क्योंकि इनके पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो ये आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालते हैं, ठीक है? इनके पास एक प्रोफ़ाइल होती है, एप्लीकेशन होती है तो वहाँ पे पता लग जाता है। तो झूठ मत लिखिएगा, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो येस लिखिए। कौन-सा केस चल रहा है उसको जैसे येस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग लिखिए कहाँ पे केस चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है? अगर कोई केस नहीं चल रहा तो नो लिखिए। ठीक है? लैंग्वेज आप लोगों को कौन-सी पता है? जैसे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, मेरे को इंग्लिश पता है। मेरे को इंग्लिश पढ़नी भी आती है, बोलनी भी आती है और लिखनी भी आती है। काफ़ी बच्चे इंग्लिश बोलने से डरते हैं, तो यहाँ पे स्पीक हटा दीजिएगा।
सर हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं पर बोल नहीं पाते। तो कोई नहीं, आप ईमानदारी दिखाइए, स्पीक से हटा दीजिए। सेकंड लैंग्वेज मैंने डाला हिंदी, ठीक है? हिंदी में लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ, ठीक है? और कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सारा, ठीक है? एक-एक जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएँगे ना, ये जो आपको दिख रहा है, जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएँगे तो एक बारी चेक कर लेना आपने सारी इन्फॉर्मेशंस डाली है ना? अब जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो ये क्या माँग रहा है भाई? प्लीज़ सिलेक्ट रीड, राइट एंड स्पीक फॉर लैंग्वेज 1, 1 और मोर एरर्स फाउंड इन। अच्छा, तो ये स्पीक पे भी माँग रहा है। अब देखें, अब हो गया। तो भाई जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसका तीनों जानना ज़रूरी है। आईबीपीएस पीओ ने ये चीज़ चेंज कर दी है। कोई भी लैंग्वेज जानते हैं तो तीनों पे टिक कर देना। आप सबसे पहले आप हिंदी सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश से डर लगता है, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पर सबसे पहले हिंदी पिक करना, जैसे मैंने इंग्लिश पिक करी थी, आप पहले हिंदी पिक करना, उसके तीनों टिक कर देना। फिर इंग्लिश पिक करना, उसके तीनों टिक, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता, डोंट वरी, आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो हिंदी में हो जाएगा। इंटरव्यू दोनों लैंग्वेज में होता है, वो आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, ठीक है ना? तो घबराइएगा मत। ये बैंक ऑफ प्रेफ़रेंस है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, पर मेरा कहने का मतलब है अगर मैं वीडियो नहीं भी बना रहा तो आप प्रेफ़रेंस ऑर्डर अपने लोकल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिए, कि आपके नियर बाय कौन-सा बैंक है, ठीक है ना? क्योंकि आपकी सिटी में ही आपको जॉब मिलेगी, तो आपके नियर बाय कौन-सा बैंक है, कौन-सा बैंक आपके अकॉर्डिंग बढ़िया है, जिसमें आपका कोई नॉन जॉब कर रहा है वो बताता है ना यार ये बैंक बढ़िया है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, बैंक की ग्रोथ अच्छी है, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है। अब जैसे क्या हो रहा था, अभी आप लोगों ने देखा था बजट में 2 बैंक के नाम लिए थे, हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बैंक के नाम लिए कि भई ये 2 बैंक अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इनको हम प्राइवेट कर देंगे। तो आप लोगों को प्रेफ़रेंस ऑर्डर में यही चीज़ें सिलेक्ट करनी है कि कौन-सा बैंक अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कौन से बैंक से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? और आपके नियर बाय कौन-सा बैंक है, उसको आप प्रेफ़रेंस ऑर्डर में, ठीक है? मैं रैंडमली प्रेफ़रेंस ऑर्डर ले लेता हूँ, रैंडमली। ठीक है, अगर मेरे को अपना प्रेफ़रेंस ऑर्डर लेना होता तो जैसे मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ, मेरे यहाँ पर पीएनबी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है? पीएनबी के बाद जो वर्क कर रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है? और कैनरा बैंक है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं रैंडमली कुछ भी ले लेता हूँ। मतलब स्टार्टिंग के 3 बैंक जो हैं, आप लोगों को अच्छे से पिक करने हैं, अपने अकॉर्डिंग आपके नियर बाय कौन से आपके नियर बाय कौन से बैंक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? सिलेक्ट द बैंक फ्रॉम द बॉक्स मीन द नेम ऑफ द बैंक बाय सिलेक्टिंग द चेक बॉक्स। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। ये मेरा भाई रिव्यू आ गया, ठीक है? ये मेरा रिव्यू आ गया, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगा कि मेरे से कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैक का बटन दबाऊँगा। ये जो बैक आपको सबसे लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर पे दिख रहा है। इसका बटन दबाऊँगा और जो-जो गलतियाँ हुई है उसको मैं अपडेट कर लूँ। ठीक है? अगर मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन में एग्री लिखूँगा, आईडी प्रूफ के लिए एग्री लिखूँगा, ठीक है? देयर इज़ अ चेंज इन माय नेम विल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एट द सेम। ये आपको नहीं करना तीसरे वाला। अगर मेरे नाम में कोई चेंज है जैसे कि मेरे पे किसी डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ अलग, तो उसका प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन करवा, ठीक है? तो आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए। अब मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं उस पे कंप्लीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये उसका आ गया। पॉपअप खुल के आ गया, ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ डाटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। जो डाटा आपने डाला है वो आप उसको चेंज नहीं कर पाएँगे। अगर कोई डाटा चेंज करना है तो बैक बटन प्रेस करिए और डाटा को मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है? अभी हमने ओके कर दिया। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? बिल्कुल, देखो 2-2 बारी पॉपअप दी। अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन माँग रहा है वो आप लोगों से, तो यहाँ पे मैं फाइल चूज़ कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में डाल रखा है। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये रहा। फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, देखो आ गया ना, स्पेस नहीं चाहिए भाई। अब मुझे स्पेस को सही करना पड़े। हाँ जी, मैंने स्पेस सही कर लिया है। अब मैं दोबारा से फाइल को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्पेस गायब कर दिया, देख लीजिए ये मेरा प्रीव्यू आ गया। ठीक है, ओके कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक आया। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है।
इसको अपलोड करते हैं। ये भी अपलोड हो गया है। ये देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है। बिल्कुल हैंड रिटन होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। साइज़ क्या है, बिल्कुल डायमेंशन सारा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने सिक्योरिटी कोड डालना है, सिक्योरिटी कोड मैं डालने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी कोड सही से ना दिखे, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, ये सर्कल में जो दिख रहा है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सारा डेटा मेरा ओके है, अगर कुछ चेंज करना है तो मैं कैंसल पे क्लिक कर दूँगा, अदरवाइज़ ओके। अब ये मुझे अमाउंट पे करना है, तो सिक्योरिटी कोड मेरे से माँगा है। अब मेरे से अमाउंट पे मत करवा लेना आप लोग। सर एक स्टेप और करके दिखा दो, ₹850 भी लगाओ आप, ठीक है। अब मेरे से अमाउंट पे माँग रहा है, तो अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट? ये मेरा ओके हो गया। ₹850 अब मुझे पे करने हैं। किसको पे करने हैं? आईबीपीएस। कैसे पे करने हैं? ऑनलाइन मोड है, ठीक है? ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई कैसे भी पे कर सकते हैं। मोड एक ही है ऑनलाइन, आपका ऑफलाइन ये पेमेंट नहीं होगी। आप किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? होपफुली आप लोगों को ये सारा स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी बच्चे, तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया कि फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है। होपफुली आप लोगों ने पूरा फॉर्म सही से समझ लिया होगा। एक-एक ब्लॉक, एक-एक कॉलम, कहाँ येस करना है, कहाँ नो करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स का फाइल नेम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें मैंने आप लोगों को करके दिखाई। कहाँ-कहाँ आप लोगों को एरर मिलता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करें। यार आप लोग इतना तो एफर्ट लगा सकते हो। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट यूज़फुल वीडियोज़ बना सकता हूँ, तो आप लोग थोड़ा-सा एफर्ट तो लगा सकते हैं, आपके खुद के यूट्यूब चैनल HG100, ठीक है? तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफ़ाइड हो जाएगी। ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डाउनलोड करना, उनकी पीडीएफ्स को डाउनलोड करना, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, वहाँ पे लिखकर सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है? बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार मुझ पर इसी कदर बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर।